तो कहीं ना कहीं ऐसा कानून जिसमें स्टेटमेंट नहीं देना है, जिसमें एविडेंस नहीं देना है, जिसमें विटनेस नहीं प्रोड्यूस करने हैं, ऐसे में तो एक छात्र का जीवन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं कौन से वैज्ञानिक के मन में यह सवाल आ जाता है और वो दोनों चीजें निकालकर 3C में ओबीसी SC ST दोनों को जोड़ देते हैं और फर्जी कंप्लेन कराने वालों को कोई जुर्माना नहीं देने की बात करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब समझिए कि 3C जो UGC का रूल कहता है वो यह कहता है कि किसी भी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो जो OBC और SC ST के वर्ग का हो, तो वो सेक्शन 8 के तहत फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक कमेटी जिसमें कि OBC SC ST के लोग रहेंगे उसको कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 8 में ही यह प्रावधान दिया गया है कि उस व्यक्ति का कोई भी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो OBC समाज से है कि SC ST समाज से है, पुरुष है, महिला है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और कमेटी को अगर लगेगा तो वो उन लोगों को जेल भी भेज सकता है, पुलिस के यहाँ रिकमेंड भी कर सकता है, रिस्ट्रिकेट भी कर सकता है, उनकी पढ़ाई को बर्बाद भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है, क्योंकि ऐसा जो SC कास्ट और जनरल कास्ट में जो भेदभाव कर रही है वो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। उनके लिए जो रेगुलेशंस बना रही है सरकार, ये हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया, वो दिखा रही है SC कास्ट को नीचे, हम नहीं दिखा रहे हैं। इसमें देखिए ये OBC और जनरल और ST SC वालों के लिए ना, ये मतलब इसको सेफ रखने के लिए बनाया गया, बट इसका मिसयूज़ ज़्यादातर OBC वाले ही करते हैं। जनरल वालों के लिए ये एक तरीके से खतरा बन चुका है ये UGC एक्ट, क्योंकि वो ज़्यादातर वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो ST SC वालों को ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं उनके साथ, क्योंकि जहाँ तक इनको ये लगता है कि अगर हमने ये किया तो हमारे ऊपर ये हो सकता है जुर्माना। पहले ST SC एक्ट में था जुर्माना का प्रावधान कि उसमें अगर आपने फॉल्स केस किया है किसी के ऊपर तो आपको जुर्माना भी लग सकता है और सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अब ये है कि UGC एक्ट में ये इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें यह है ना कि आर्टिकल 14 का पूरी तरीके से हनन कर दिया गया है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको कोई फ्री ट्रायल का चांसेस नहीं मिलेगा। इसमें आप आपको सजा ही मिल सकती है, या जुर्माना का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। पूरे कानून में यह कहीं भी नहीं यह कहा गया है कि जो लोग ऐसा इसका मिसयूज करेंगे या फॉल्स कंप्लेन करेंगे उनको जेल भी हो सकता है, जबकि SC ST एक्ट में जो SC ST एक्ट का मिसयूज करता है उसको जेल भी हो सकता है। अब इसके मिसयूज का कारण मैं बता दूं कि जब किसी को यह पता रहेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी और ये व्यक्ति का कैरियर भी खराब हो सकता है, और हमारे ऊपर अगर कोई यह पा भी जाता है कि हमने फर्जी कंप्लेन किया है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उसका तो मिसयूज होना ही होना है। और इसमें कहीं से भी कोई भी लॉ को फॉलो नहीं किया गया है। मेरा मानना है सरकार को समय रहते इसे वापस ले लेना चाहिए। 100 से ज़्यादा PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा है कि इस पर हम जल्द ही सुनवाई करेंगे, क्योंकि फ्लडेड ऑफ PILs हमारे पास आ रहा है और हम इसको ऐसे ही बैठ के देख नहीं सकते। नमस्ते, मैं हूं शुभम। UGC को लेकर देश में तमाम तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल संत समाज ने तमाम जिलों में लेकर कलेक्टर को अपना एक लेटर दिया और कहा कि वो UGC का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट में आप देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता लोग खड़े हैं, से समझते हैं UGC क्या है और लोग UGC का क्यों विरोध कर रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, UGC का विरोध लोग कर क्यों रहे हैं? एक्चुअल में समस्या क्या है? जी, समस्या कोई नहीं है। फरवरी 2025 में जो संविधान बनाया गया था UGC का, उसमें यह कोई भी कमी नहीं थी। वही ड्राफ्ट लोगों के बीच दिखाया भी गया, लोगों से उसके सुझाव भी मांगे गए थे, जिसमें कई लोगों ने सुझाव दिया था। बहुत ही अच्छा कानून UGC ने उस समय बनाया था, जिसमें 2 चीज़ें UGC ने ऐड की थी। जो फर्जी कंप्लेन होगा तो उसको जुर्माना और जेल भेजा जा सकता है जो फर्जी कंप्लेन करेगा। दूसरा, 3C में सिर्फ SC ST को रखा गया था, OBC को नहीं ऐड किया गया था, यानी कि जो SC ST एक्ट के तहत नियम फॉलो होते हैं उसी को फॉलो किया गया था। लेकिन 13 जनवरी 2026 को एकाएक पता नहीं कौन से वैज्ञानिक के मन में यह सवाल आ जाता है और वो दोनों चीजें निकालकर 3C में OBC SC ST दोनों को जोड़ देते हैं और फर्जी कंप्लेन कराने वालों को कोई जुर्माना नहीं देने की बात करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब समझिए कि 3C जो UGC का रूल कहता है वो यह कहता है कि किसी भी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो जो OBC और SC ST के वर्ग का हो, तो वो सेक्शन 8 के तहत
तहत फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक कमेटी जिसमें कि ओबीसी एससी एसटी के लोग रहेंगे उसको कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 8 में ही यह प्रावधान दिया गया है कि उस व्यक्ति का कोई भी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो ओबीसी समाज से है कि एससी एसटी समाज से है, पुरुष है, महिला है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और कमेटी को अगर लगेगा तो वो उन लोगों को जेल भी भेज सकता है, पुलिस के यहाँ रिकमेंड भी कर सकता है, रिस्ट्रिकेट भी कर सकता है, उनकी पढ़ाई को बर्बाद भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कानून जिसमें स्टेटमेंट नहीं देना है, जिसमें एविडेंस नहीं देना है, जिसमें विटनेस नहीं प्रोड्यूस करने हैं, ऐसे में तो एक छात्र का जीवन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ इसमें मैं जोड़ूंगा कि जब आप इस कानून को देखेंगे तो इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें समानता की बात की जाती है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, जिसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात की जाती है, उसको फॉलो नहीं किया गया है। इस पूरे कानून में यह कहीं भी नहीं यह कहा गया है कि जो लोग ऐसा इसका मिसयूज करेंगे या फॉल्स कंप्लेन करेंगे उनको जेल भी हो सकता है, जबकि SC ST एक्ट में जो SC ST एक्ट का मिसयूज करता है उसको जेल भी हो सकता है। अब इसके मिसयूज का कारण मैं बता दूं कि जब किसी को यह पता रहेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी और ये व्यक्ति का कैरियर भी खराब हो सकता है, और हमारे ऊपर अगर कोई यह पा भी जाता है कि हमने फर्जी कंप्लेन किया है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उसका तो मिसयूज होना ही होना है। और इसमें कहीं से भी कोई भी लॉ को फॉलो नहीं किया गया है। मेरा मानना है सरकार को समय रहते इसे वापस ले लेना चाहिए। 100 से ज़्यादा PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा है कि इस पर हम जल्द ही सुनवाई करेंगे क्योंकि फ्लडेड ऑफ PILs हमारे पास आ रहा है और हम इसको ऐसे ही बैठ के देख नहीं सकते। अब इस कानून को लाने की बात जो सरकार की तरफ से की जा रही है वो यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से हमने कानून लाया, जबकि ऐसा नहीं है। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल होता है, रिट दाखिल होता है, उसमें सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह अपीयर हो रही थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC को कड़े कानून सेंटर के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बनाने चाहिए जिससे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगे। लेकिन यह कहीं से भी नहीं कहा था कि OBC और SC ST को प्रोटेक्ट करिए और जनरल के खिलाफ कर दीजिए। आप 3C में यह भी प्रोविजन दे सकते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम उसे देखेंगे, कमेटी में आकर कंप्लेन कर सकता है और जो फर्जी कंप्लेन करेगा उसके खिलाफ जुर्माना भी होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब जो जनरल वर्ग में, सामान्य वर्ग में EWS के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग में दिव्यांग लोग हैं, आपने उन्हें भी ये मान लिया कि ये शोषण कर सकते हैं। तो आपने जब रिजर्वेशन दिया जनरल वर्ग में EWS को तब तो आपने माना था कि ये पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं जो जनरल में भी पीछे रह गए हैं, जिनकी मानसिक आय सालाना की आय इससे कम है, इसलिए इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। अब आप उन्हीं को शोषित मान रहे हैं कि वो शोषण करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस कानून पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार की आवश्यकता है। कुछ एक प्रोविज़न है जिसको कि अगर सरकार संशोधन कर दे तो ये कानून बहुत अच्छा है, इसको लागू करें, और नहीं करेगा तो ये लागू नहीं होगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी मान्यता नहीं देता है। जब हम किसी भी कानून की बात करते हैं तो हम आंकड़ों की भी बात करते हैं। क्या कोई सरकार कोई ऐसे तथ्य आंकड़े दे रही है कि इतने सालों में इतनी रैगिंग की गई है, इतने बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव हुआ है? जी देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सरकार गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट कर रही है इसमें। पहला चीज़ कि 15 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है UGC। जो सरकार परसेंटेज में बता रही है कि 173% बढ़ गया केस, 113% बढ़ गया केस, वो अगर आंकड़ों में आएंगे तो 100 से 200 हुआ है, 200 से 400 हुआ है। अगर 200 कोई केस है और वो 400 बढ़ गया अगले साल, तब तो 100% बढ़ गया, 200% बढ़ गया। तो आप इसे कहेंगे कि 100% केसेस बढ़ गए। 100% मत देखिए। जो 2025 का आंकड़ा है उसमें 373 केसेस रजिस्टर हुए हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट 15 करोड़ बच्चों में। अब आप देखिए कि उसका आंकड़ा 0.22 भी नहीं आएगा परसेंट जितने छात्र हैं। तो आप इस तरीके से इसको क्यों नहीं देखते हैं? दूसरी चीज़, आपने कहीं ना कहीं तो इसमें OBC वर्ग को प्रोटेक्टेड कर दिया।
क्योंकि जब आप यही आंकड़ा में और गहन में अध्ययन करेंगे तो इसमें अगर 100 केस रजिस्टर हुए हैं तो 85 केस ओबीसी के खिलाफ एससी एसटी वर्ग के लोगों ने रजिस्टर कराए हैं कि हमारा शोषण ओबीसी के कुछ वर्ग के लोगों ने किया है। तो अब 3C से तो आप ओबीसी के खिलाफ एससी एसटी कंप्लेन भी नहीं कर सकता। तो आपने कहीं ना कहीं समाज को बांट दिया पूरी तरीके से, और समाज में जो एक नियम इक्वलिटी की चलती थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सोच के गया था कि सभी लोगों को समता का अधिकार होगा, जितने भी भारत के नागरिक होंगे उनको आपने समता का अधिकार से वंचित कर दिया। और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, उससे भी आपने वंचित कर दिया। अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह कहा गया कि एक्यूज्ड के भी सर्टेन राइट होंगे, उससे भी आपने वंचित कर दिया। यहाँ पे एक्यूज्ड के कोई राइट नहीं है, ना तो अपील कर सकता है, ना दलील कर सकता है, ना वकील कर सकता है, उसको रिस्ट्रिकेशन, उसको जेल, उसको सब कुछ होगा। अब आप समझिए, इसको मैं एक और उदाहरण दूंगा कि कोई 5 ईयर LLB का कोर्स कर रहा है बच्चा, 4 साल तक उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, 5वें साल किसी SC ST या OBC के बच्चे ने इल मोटिवेटेड होकर उसके खिलाफ कंप्लेन करा दिया। अब 5वें साल उसका रिस्ट्रिकेशन भी होगा, उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। उसी 5वें साल में अगर वो कोर्ट में जाता है, इसको प्रूव करने के लिए कमेटी जाता है, कमेटी से अपील करता है कोर्ट में, और कोर्ट में अब 10 साल लग जाते हैं उसको अगर प्रूव करने में कि उसने कभी किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या उसका वो 15 साल वापस कोई लौटा देगा? क्या उसके शैक्षणिक योग्यता को कोई वापस लौटा देगा? क्या विष्णु शंकर तिवारी के साथ जो 20 साल से हुआ वो कोई नहीं जानता? 20 साल तक आदमी जेल में रहा, माता मर गई, पिता मर गए, भाई मर गया। उसके बाद जब वो वापस आता है तो मीडिया के बंधु जब उससे पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ एक सवाल था कि क्या मेरा कोई 20 साल लौटा सकता है? क्या मेरे भाई को, मेरी माँ को कोई वापस लौटा सकता है? तो ऐसे मिसयूज को रोकना चाहिए। दूसरा केस, DU के अंदर एक लेडी जो कि सामान्य वर्ग से थी, उससे SC ST के लोग ने, किसी ने प्रपोज किया, उस प्रपोजल को उन्होंने ठुकरा दिया। ठुकराने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, और उस ठुकराने पर वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने उनके खिलाफ SC ST एक्ट का केस करा दिया। और उसके बाद लड़की को अपना कैरियर बचाने के लिए, जो कि दांव पे लग गया था, 50,000 रुपये भी देने पड़े। स्टेट सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SC ST एक्ट एक गुड लॉज है, और इसके मिसयूज हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम इसका मिसयूज नहीं देखना चाहते हैं, इसके मिसयूज पर रोक लगना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। जब एक गुड लॉज का मिसयूज हो रहा है तो ये बैड लॉज है, इसमें तो रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं किया गया है। तो क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? इसके मिसयूज रोकने के लिए आपने कोई प्रावधान नहीं बनाए। आपके मंत्री मीडिया में आए, हम इसका मिसयूज नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? आप बच्चों के घर घर तक जाएंगे। हम 2 दोस्त हैं, एक दोस्त हैं जो यादव जी हैं, एक दोस्त हैं जो सामान्य वर्ग से हैं। अब यादव जी को दोस्ती में हमने कभी कह दिया, अरे अभी इसकी बुद्धि नहीं खुली है, 12 बजे खुलेगी। अब यादव जी हमारे दोस्त हैं और जाके कंप्लेन करा दिए कि नहीं नहीं, इनके खिलाफ तो हम कंप्लेन कराएंगे इन्होंने। तो फिर जो कॉलेजेस में आदान प्रदान होता है, विचारों का संवाद होता है, आपस में हंसी मजाक होते हैं, वो कहाँ होगा? आपने कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार से मेरी अपील है कि PIL डिसाइड होने के पहले ही, अपने किरकिरी कराने के पहले ही इस पर अपने संशोधन कर ले, अपने कानूनविदों को बुला ले। सरकार उनसे पूछ तो ले कि आर्टिकल 14 में ऐसा क्या लिखा है कि लोग विरोध कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट PIL क्यों एक्सेप्ट कर रही है, क्यों इसका विरोध चल रहा है, आखिर 3C में क्या है, क्यों नहीं हमें जो IPC की धारा 181, IPC की धारा 211, BNS की धारा 211, BNS की धारा 218 में जो आप लेकर आए हैं, उसको इस पूरे UGC की एक्ट में क्यों नहीं फॉलो किया गया है? अगर एक बार सरकार इस पर मीटिंग कर लेगी तो मेरा विश्वास है कि सरकार में इतने बुद्धिमान लोग हैं कि जरूर इस पर संशोधन करेंगे और इसे वापस ले लेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस लेना पड़ रहा है तो इससे बड़ी सरकार की हार कोई नहीं होगी। हम जब जातीय भेदभाव की बात करते हैं तो कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो यूपी में तो OBC में आ रही है, लेकिन दिल्ली में आने के बाद जनरल में आ रही है, उनका क्या होगा फिर? तो उनके ऊपर जनरल के कानून लगेंगे, सामान्य वर्ग के। और आप रिजर्वेशन में भी उनको नहीं देते दिल्ली में आने के बाद। जो यूपी में OBC है उसको दिल्ली के अंतर्गत कोई अगर ऐसी नौकरी लेनी है जो दिल्ली सरकार की है तो उसे यहाँ जनरल के कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा, जनरल की तरह ट्रीट होगा, उसे कोई लाभ रिजर्वेशन का नहीं मिलता है। तो इसलिए भी इस कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है। मैं
अपना जो थोड़ा सा मुझे ज्ञान है उसमें संशोधन मैं बताना चाहता हूं। जो 3C में प्रोविज़न है उसमें यह कर दें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कि कोई भी जाति का हो, कोई भी जेंडर का हो, उसके साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो वो एक कमेटी में जाए, जिसमें कमेटी में भी कोई जातिगत लोग नहीं रहेंगे, किसी भी जाति के लोग अपॉइंट हो सकते हैं। उस कमेटी के सामने अपना कंप्लेन करें और वो कंप्लेन करने के बाद कमेटी सुने और उस पर डिसाइड करें। क्या एक बच्चा जो 100 रुपये की फीस दे के आ रहा है और उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरा बच्चा ने 100 रुपये की फीस दिया है लेकिन वो ओबीसी और SC ST से है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सरकार को तो ये छोटी सी बात है, सरकार तो इसी बात में विश्वास रखती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आखिर ये विश्वास जब टूट रहा है, जब डगमगा रहा है, तो एज ए गार्जियन आपको सामने आकर ये बात कहनी चाहिए कि हम आपके गार्जियन के तौर पर यहाँ हैं, हम इस कानून को वापस लेते हैं, हम इसको सबके लिए बनाते हैं और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पूरी पुरजोरता के साथ काम करेंगे। आप इसका मिसयूज रोकने के लिए तैयार हैं, आप जनरल को इंक्लूड करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। SC का मिसयूज रोक पाई आज तक कोई भी सरकार? नहीं, SC ST का भी नहीं रोक पाई। अभी बता दें, जो देश में बर्निंग इशू है 498A, गलत दहेज के मामले जो है उन पर भी रोक नहीं लगा पाई। और अब ये सरकार एक नया कानून लेकर आ गई है, BNS की धारा 69, जिसमें एक लड़का लड़की लिविंग में रहते हैं, 3 साल 4 साल आपस में खूब खुश रहते हैं, 5वें साल आत्मबोध हो जाता है लड़का या लड़की को और वो जाके कंप्लेन कर देता है कि अरे इसने फॉल्स प्रॉमिस करके कि हम मैरिज करेंगे और हमसे शादी नहीं कर रहा है, रेप किया है मेरा। 4 साल तक रेप किया। हाँ, 4 साल तक रेप किया है। तो यह भी कानून गलत है। आप मेजर हैं, पढ़े लिखे हैं, विद कंसेंट अगर आप किसी के साथ लिविंग में रह रहे हैं तो आप 5वें साल उठ के एकाएक आत्मबोध वैज्ञानिक बन जाइए और कह दीजिए कि हमारे साथ रेप हुआ है। और इस पे ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम ने बहुत ही साफ कर दिया है कि रेप को आजकल लोग जो है इतने कैजुअली ले रहे हैं कि कोई भी रेप का एलिगेशन लगा दे रहा है। इस पे मैं बताना चाहता हूँ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वुमेन्स बॉडी इज नॉट अ प्लेग्राउंड। यह प्लेग्राउंड नहीं है कि कोई जब मन करे तब आके। तो सोचिए कि जब एक रेप होता है तो वो महिला की कॉन्शियसनेस पे प्रहार होता है और आप इतना कैजुअली कह दिए कि आप 2021 में किसी से मिले, 24 तक तो साथ रहे, जब तक सब कुछ सही था, 25 में आके आपको लगा कि ये शादी नहीं करेगा तो रेप कर दिया। ये तो गलत है ना। आप शादियों में भी 1 साल शादी नहीं चल पा रही है, 1 साल बाद डाइवोर्स हो जा रहा है। अगर लिविंग रिलेशनशिप भी टूट गया तो आप रेप का चार्ज क्यों लगा रहे हैं? तो इन सब कानूनों पर रोक लगना चाहिए। अगर रोक नहीं लगेगा तो समाज में ऐसी ही विकृतियां पैदा होंगी, लोग आपस में बटेंगे, कटेंगे, मरेंगे। और जो हम बात करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सबका साथ, सबका विकास, वो जमीन पर कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। एक बात बताइए, जो ये एक्ट है, जो कानून की बात चल रही है, UGC के खिलाफ तमाम लोग खड़े हुए हैं, आप भी एक छात्रा रही हैं, आपको लगता है शिक्षण संस्थानों में कहीं ना कहीं जो SC ST OBC वाले कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता आया है या अब भी होता है? ऐसा अभी होता हुआ तो नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हो सकता है, क्योंकि ऐसा जो SC कास्ट और जनरल कास्ट में जो भेदभाव कर रही है वो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। उनके लिए जो रेगुलेशंस बना रही है सरकार, ये हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया, वो दिखा रही है SC कास्ट को नीचे, हम नहीं दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, ये OBC और जनरल और ST SCs वालों के लिए ना, ये मतलब इसको सेफ रखने के लिए बनाया गया, बट इसका मिसयूज़ ज़्यादातर OBC वाले ही करते हैं। जनरल वालों के लिए ये एक तरीके से खतरा बन चुका है ये UGC एक्ट, क्योंकि वो ज़्यादातर वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो ST SCs वालों को ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं उनके साथ, क्योंकि जहाँ तक इनको ये लगता है कि अगर हमने ये किया तो हमारे ऊपर ये हो सकता है जुर्माना। पहले ST SC एक्ट में था जुर्माने का प्रावधान कि उसमें अगर आपने फॉल्स केस किया है किसी के ऊपर तो आपको जुर्माना भी लग सकता है और सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अब ये है कि UGC एक्ट में ये इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें यह है ना कि आर्टिकल 14 का पूरी तरीके से हनन कर दिया गया है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको कोई फ्री ट्रायल का चांसेस नहीं मिलेगा। इसमें आप सीधा आपको सज़ा ही मिल सकती है, जुर्माना का प्रावधान इसमें कर दिया गया है।
और इसमें ये एक चीज़ और है कि ये यूजीसी एक्ट ये बताती है कि इसमें आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी जो आप केस कर रहे हो। या ऐसे तो फिर तो बहुत मिसयूज़ होंगे। आप कोई अलग सिम ले लीजिए, आप उससे एक बार फ़ोन कर दीजिए कमेटी में, कीजिए हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो तुरंत केस उस पर एक्शन ले लेगी। बाकी आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी और आप ये पता भी नहीं लगा पाओगे कि आपके खिलाफ केस किसने किया है। मुझे एक बात बताइए, आप तो कुछ छात्र रहे होंगे, अभी भी छात्र होंगे लोग के, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भी शिक्षण संस्थान में किसी भी तरीके का जातिगत भेदभाव है? जी बिल्कुल है, पर उसके लिए भी ST/SC एक्ट है जो उसको सुरक्षा देती है। यही कह रहा हूँ कि अगर किसी भी छात्र के साथ कॉलेज में कहीं भी क्लासरूम में भी किसी बच्चे के साथ भेदभाव होता है तो बाहर जाकर FIR करा सकता है SC/ST में जाके। बिल्कुल, पर उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा कि उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि उसके साथ कैसे जातिगत भेदभाव हुआ है। अब ये थोड़ा ना है कि आप जाके उस पर फॉल्स केस कर दोगे तो वो तुरंत उस पर एक्शन ले लेंगे। नहीं, वो पहले देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। अगर आपने फॉल्स केस किया है तो आपके ऊपर ये बर्डन रहेगा कि आप इसको प्रूव करो। आप नहीं प्रूव कर पाओगे तो ST/SC एक्ट में ये लिखा है कि आप अगर फॉल्स केस करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, लेकिन यूजीसी एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है। तो इससे ये है कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसको आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको वापस ले लो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें संशोधन किया जाए। संशोधन क्या क्या होने चाहिए आपके अनुसार? पहला संशोधन ये होना चाहिए कि इसमें तीनों कास्ट को एक साथ रखा जाए और जो इसके कमेटी बैठाई जाएगी उसमें भी आप अभी देखो जो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुए हैं उसमें ज़्यादातर प्रेयर ये है कि आप जो कमेटी है उसमें जनरल कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाए। मुझे इसमें एक बात बताइए, जो EOC की आप बात कर रहे हैं, जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की जो कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, कॉलेज का डीन भी होगा। अब कॉलेज का डीन जरूरी नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी से भी हो सकता है। उसमें वो कहाँ कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं होगा? उसमें ये कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरीज को भी लाया जाएगा, पर लाया नहीं गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि उसमें कॉलेज का जो डीन है वो भी उस कमेटी में होगा। तो डीन जो है जरूरी नहीं कि वो यादव हो, SC हो, ST हो, वो जनरल कैटेगरी में तो हो सकता है ना। तो वो अब इसमें ये देखा जाएगा कि वो जनरल कैटेगरी का है या नहीं है, वो बाद में बात आएगी। लेकिन अगर आपको ये है कि आपके साथ हुआ है जातिगत भेदभाव तो उसमें ये है कि आपको जो PIL ज़्यादातर फाइल इसीलिए हो रही है कि उसमें जनरल कैटेगरीज के में ज़्यादातर नहीं है। आप ये कह रहे हो कि HOD जो डीन वगैरह हैं वो भी जनरल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते हैं, पर वो बाद में देखा जाएगा जब तक वो केस उसमें एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब उसका बर्डन ऑफ प्रूफ देखा जाएगा, प्रूफ उसमें लिया जाएगा, करा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, तब तक उसमें पता नहीं लगेगा ना आपको कि आप वो जनरल के हैं कि किस चीज़ के हैं। पर ये है कि हम ये फाइल इसीलिए किए हैं कि ज़्यादातर उसमें जो क्या कहते हैं उसमें कमिटीज़ में जो है ऑफिसर्स होंगे जो जनरल कैटेगरीज़ के भी होने चाहिए। अब देखिए जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा ये है कि 85 जो 100 में से 85% है वो OBC वाले हैं, जनरल वाले 15% है। तो OBC वाले कहीं ना कहीं ST/SC के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं। आप खुद OBC समाज से आते हैं? हाँ, OBC समाज से नहीं, खैर मेरा तो जनरल है, पर मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि OBC वाले करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते हैं ST/SC वाले के साथ। लेकिन जहाँ तक आप उसको बता रहे हो कि OBC वाले वीकर सेक्शंस में आते हैं तो जनरल वालों को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो, जबकि वो ST/SC से ऊपर आते हैं OBC वाले, उनको भी आप वीकर सेक्शन बता के आप इंक्लूड कर चुके हो। तो लेकिन फिर जनरल वाले कहाँ गए, वो क्या करें? टोटली बात ये है कि कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में छात्र की राजनीति की शुरुआत हो जाएगी एक तरीके से। इसमें विवाद फैल जाएगा। ये विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि ये मिसयूज़ हो जाएगा इसका सबसे ज़्यादा। और ये मैं अब ये देखिए जैसे अभी सर ने, हमारे सीनियर सर ने बताया कि एक श्री लेडी राम कॉलेज के जो एक छात्रा है वो जनरल कैटेगरी की थी और जो उनको एक बंधु है ST/SC के, उन्होंने प्रपोज़ किया। अब प्रपोज करने के बाद उस छात्रा ने मना कर दिया होगा, वो बहुत कारण उसके हो सकते हैं, अपने कारण हो सकते हैं छात्रा के मना करने के, लेकिन जो लड़का है वो उस लड़की के खिलाफ केस कर देता है। अब वो केस कर देता है ST/SC एक्ट पे। अब उसमें ये है कि अब वो अपना करियर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मतलब लड़की को किसी भी दबाव में, है ना। देखिए ये तो अब फिर ST/SC एक्ट लगाने से पहले सोचना चाहिए था। यही तो कह रहा हूँ कि उनका जिस भी लड़के ने प्रपोज किया है, हाँ। तो एक तरीके से फोर्स एलिगेशन तो लग गया ना उस पर, उसका तो करियर बर्बाद हो गया ना लड़की का। हो गया। अब उसको अपना करियर बचाने के लिए उस लड़के वालों को 50,000 रुपये दे के सेटल करना पड़ा। अब ये बताइए कि उस लड़की का जो मान हानि हुआ है, उसकी बेइज्जती हुई है सोसाइटी में, वो आप कैसे वापस करेंगे? तो इसलिए इस एक्ट का ज़्यादातर मिसयूज़ हो रहा है।